नगरी इंदौर के सुप्रसिद्ध जाने माने बांसुरी वादक जिन्होंने इंदौर का गौरव बढ़ाया है, ऐसी ही शख्सियत सलील दाते से खास बातचीत देखिए हमारे चैनल लाइव न्यूज़ 24 सीनियर ब्यूरो चीफ के आशीष तिवारी के साथ। दाते ने बातचीत के दौरान अपने जीवन से संबंधित कुछ खट्टी मीठी बातें कही और संगीत को जीवन में कितना उपयोगी भी बताया। वहीं गुरु चेले के विषय में भी कुछ विशेष बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखी। इसके कुछ मुख्य अंश देखिए न्यूज़ लाइव 24 पर। इस वक्त हम बैठे हैं सलील दाते जी के यहाँ, जो सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, और आज हम इनसे इनकी जीवन की खट्टी मीठी बातों के और यादों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। जी बताएं सलील भैया कि अभी तक आप कब से आपने ये संगीत की शिक्षा ली, कहाँ ली और कहाँ कहाँ प्रोग्राम दे चुके हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऐसे देखा जाए तो करीब 30-35 साल से मतलब इस फील्ड में हूँ मैं, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो वैसे तो उस समय जब हम सीखना शुरू किया था तो संस्थागत म्यूजिक बहुत इंदौर में बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो यहाँ श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय बड़ा रावला में हुआ। जी जी जी। और बड़ोदिया सर वहाँ पर श्री राम बड़ोदिया जी थे मेरे मतलब जो गुरु हैं। तो वहाँ पर मैंने वायलिन के लिए एडमिशन लिया था और 1-2 साल वहाँ मतलब वो एजुकेशन चलता रहा। और साथ में फिर जो डॉक्टर रमेश ताकड़े जी हैं उनसे विशेष जो मतलब वायलिन के लिए विशेष जो अभ्यास लगता है, हाँ, उसको फिर मैंने उनके पास सीखना शुरू किया। और फिर काफ़ी साल से उन्हीं के पास पहले मैंने वायलिन सीखा जी। और चूंकि संगीत में रुचि थी तो वायलिन विषय उस समय थोड़ा वायलिन खूब प्रचार प्रसार में था। उस वक्त बड़े बड़े लोग वायलिन के दौर में वायलिन का बहुत आकर्षण था। जी जी। तो बांसुरी उतना आकर्षण नहीं था उस दौर में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जैसे उनके पास वायलिन सीखता रहा, साथ में फिर हमने एमए म्यूजिक की परीक्षा खैरागढ़ से की। तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और मेरे जो पेपर्स थे वो वहाँ पर बच्चों के लिए डिस्प्ले किए थे कि भाई किस तरह से लिखा जाता है, एग्जाम को किस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से। और उस समय एनपी के सालवे जी थे मंत्री, जो सूचना प्रसारण शायद मंत्री थे जी। काफी सब पुरानी बात है, 82 या 83 के आसपास की होनी चाहिए, बहुत पुरानी बात है। तो वो आए थे वहां पर कॉन्वोकेशन में, तो उनके हस्ते मुझे वो गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र मिला था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जब अपना मानसिंह तोमर वो अलग नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ और वो एक ही था। तो वो छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है। तो वहां से मुझे वो मिला और आगे की यात्रा ऐसी चल रही है। तो सलील भैया एकदम वायलिन से बांसुरी पे आना, ये एकदम कैसे क्या फेरबदल हुआ है? अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि वो वाद्य में भी देखो, दोनों वाद्य अपने आप में पूरे संपूर्ण वाद्य, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगता है। जी। तो करीब मैं रेडियो से भी बजाने लगा था वायलिन, और काफी उसमें थोड़ी थोड़ी प्रगति होने लगी थी, लेकिन ठीक है, रियाज तो और मानता है। पर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि बांसुरी अंदर रखी हुई थी, बिल्कुल ईश्वर की अनुग्रह था। तो वो हमारे एक फंक्शन में क्या हुआ, एक डॉक्टर एन राजन, बहुत बड़ी वायलिनिस्ट थी, मतलब है अभी भी बॉम्बे में, पर मेरा उस समय संपर्क काफी उनसे रहा। बनारस भी मैं गया उनके पास। तो उनका एक प्रोग्राम के दौरान यहाँ पंडित रोनू मजुमदार करके बहुत बड़े बांसुरी वादक, अभी हिंदुस्तान के बड़े बांसुरी वादक, उनके साथ उनका ड्यूएट था।
प्रोग्राम। जी। तो वो उनकी बांसुरी सुनी और मैं थोड़ा थोड़ा क्या कॉलेज टाइम पे मैं बांसुरी बजाया करता था, थाल की बुलबुली। लोग किस तरह से बजाता था कि हम जो शास्त्रीय संगीत जब सीखते हैं ना तो एक डिसिप्लिन में बिल्कुल। तो हमारे उस्ताद लोग गुरुजी जो तारे साहब है वो कहते थे कि अभी फिल्मी गाने या कुछ इस तरह का हल्की चीज मत बजाओ, लाइट। ये तो क्या होगा, मन उसकी तरफ झुक जाएगा, जो प्रॉपर शिक्षा है वो नहीं हो पाएगी। तो वो मैं उस समय परहेज करता था। जी। पर वो थोड़ी थोड़ी मेरे को अंदर उसके प्रति रस था। और चूंकि उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो डॉक्टर राजन थी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है वायलिन भी बजाता है और बड़ा इसके रूह में संगीत है और ये बांसुरी पे बड़ा आकर्षण है इसका, थोड़ा बहुत कर लेता है। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पास की एक बांसुरी मुझे दे दी वहां पर। बोले तुम यार छोटे मोटे मत बजाओ, ये वाली बांसुरी बजाओ, इस पे बैठ। तो मेरे मन में एक रुझान आ गया और फिर वो दौर ऐसा था कि वायलिन से बांसुरी की वो काफी वो होने लगी प्रचार प्रसार। पंडित जी जैसे हरिप्रसाद जी, पंडित जी और ये सब लोग उनको भी सुनते थे। तो फिर मैंने सर से परमिशन लिया तो सर ने कहा हमारे कि अरे साथ में तुम बांसुरी थोड़ा करते रहो। अब उनकी संगीत में ऐसा रहता है कि रागों की शिक्षा करीब करीब वही रहती है। तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा इस पे करने के लिए उन्होंने कुछ नई टिप्स मुझे दी, बांसुरी पर दी और फिर मैंने उसका अभ्यास शुरू किया। तब आप जानते ही हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो पूरा अभ्यास मांगता है। तो कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं दोनों को नहीं साथ में रख पाऊंगा, क्योंकि दोनों अपने आप में संपूर्ण विपरीत है, बहुत दोनों में इतना प्रैक्टिस चाहिए। और साथ में जॉब भी करना है। बैंक ऑफ इंडिया में मैं जॉब किया मैंने। हाँ, तो बैंक ऑफ इंडिया में रहते हुए सब ये साधना में मुश्किल पड़ता था, समय, परिवार और सब अपने जो भी सामाजिक ये रहते हैं। तो फिर मैंने इसको चुना क्योंकि अंदर वही था। ईश्वर ने पता नहीं उसको एक अवसर दे दिया वहाँ उनसे मुलाकात। भाई साहब, अभी तक आप कहाँ प्रोग्राम दे चुके हैं और कहाँ आपको अच्छे स्तर पर पुरस्कार? काफी जगह मैंने बजाया और एक अच्छा काम करने वालों की अभी भी मतलब कदर है, मतलब अच्छा लोग पसंद करते हैं इसको। तो मैंने काफी जगह अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है उनके भी प्रोग्रामों में, नर्मदा जयंती में, नर्मदा उत्सव में, खलवायन करके एक संगीत संस्था है रत्नागिरी, और ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है इसमें बकायन संगीत समारोह, इधर काफी जगह काफी मंचों पर बजाया और काफी जगह बजाया। क्योंकि मेरा जो शुरू से झुकाव थोड़ा शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मैं कंपोजिशंस भी करता था। बिल्कुल। तो उसमें भी मेरे बहुत सारे कंपोजिशंस आकाशवाणी से भी गाए बजाए गए। और एक सभी दर्शकों को जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरा जो कंपोजिशन था, जब यहाँ हमारे यहाँ लता अलंकरण जब शुरू हुआ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का लता अलंकरण, तो वो उसमें क्या है नए बच्चों को स्थान देते थे वो, कि जो एक कंपटीशन अरेंज करते थे कि जो, तो उसमें मेरा कंपोजिशन फर्स्ट आया था जो, और वो उनका पहला ही वो था, मतलब पहला ही समारोह अलंकरण समारोह में मेरा कंपोजिशन फर्स्ट आया था। तो तब से मैं उस विधा में भी रुझान करता रहा। तो साथ साथ में सुगम संगीत में भी मैंने काफी काम किया। और एक मदन मोहन जी जो है उनके ऊपर मैंने एक एल्बम बनाया था। वो हमने श्रोता बिरादरी का एक यहाँ एक संस्था है, उसमें मैंने मदन मोहन स्पेशल एक वो किया था। उसी समय हमने उनके जो पंडित जी आए हुए थे रोनू जुंदा जी, उनके हस्ते मेरा एक एल्बम का उद्घाटन भी हमने मतलब वहीं से उनसे करवाया था। तो वो काफी चर्चित रहा। वो हमने मदन मोहन जी की फैमिली को भी हमने मुंबई भेजा था। अच्छा जी। उनकी तरफ से मुझे एक अवार्ड लेटर आया। क्या बात। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने ऐसा कहा कि बहुत सारे लोग मदन मोहन जी को बजाते हैं, लेकिन आपने उनकी धुनों को सुना, उसके बाद आत्मसात किया, उसके बाद अपनी तरफ से उसमें रंग भर के फिर से उसको रिक्रिएट किया बोले। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बहुत बड़ा मुझे एक अवार्ड लेटर दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से संगीत की सेवा करते रहते हैं। सलील जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपके जो सुपुत्र हैं वो भी शायद राष्ट्रपति सम्मानित हैं और वो भी बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। वो भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। और जैसे अब आमतौर पे घरों में जब
एक विरासत होती है जैसे। जी जी जी। तो आमतौर पे प्रथम जो इंटरेक्शन होता है तो पिता का ही होता है पुत्र के लिए। बिल्कुल। तो मैंने कुछ अच्छा ऐसा कुछ घर में क्या होता है जब हम लोग रियाज करते हैं जी, तो बच्चों पे अपने आप आता है, असर जाता है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि हम जो भी घर में जो भी हम लोग करते हैं, हाँ जी, उसका बहुत बच्चों का असर होता है। जी। तो अगर आपके घर में कोई कला है या आपके घर में कोई विशेष विधा है तो उसको जरूर घर पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि बच्चों के कान में वो पड़ता रहे। तो आधा तो बिना सिखा ही उनको आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही सोहम के साथ भी हुआ। मेरा उसका नाम सोहम है। अच्छा जी। और वैसे तो प्रोफेशन से वो IT इंजीनियर है, लेकिन जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, पढ़ाई की तरफ उतना ही ध्यान देना है और कला भी साधना है। तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा वो उसका आकाशवाणी में भी और जो यूथ फेस्टिवल होता है उसका भी वो पुरस्कार विजेता रहा राज्य स्तरीय और इसमें। और शुरुआती दौर में मैंने सिखाने के बाद उनको भी हमारे गुरुजी जो है पंडित रमेश तागर, उन्हीं के पास वो भी मतलब जाता है। समय अभाव है पर वो अच्छी बजा रहा है, वो भी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है और वो भी काफी बहुत अच्छी बजाता है। मतलब अब आप अपने जो संगीत प्रेमी हैं या आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करे हैं और इस मुकाम तक आज आप यहाँ खड़े हैं, उन संगीत प्रेमियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जैसा बन सके? देखिए, मैं तो अभी कुछ ऐसा बना नहीं हूँ जो मैं ऐसा कहूंगा कि लोग मेरे जैसे बन सके, लेकिन एक मैसेज यही है कि देखिए कला जो है ये गुरु कृपा और आपकी अथक परिश्रम, उसके प्रति आपकी आस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी वाद्य आप बजा रहे हैं या जो भी कोई जैसे गा रहा है, कोई जो अपना जो विधा है जी, उसमें आपकी पूरी आस्था होना चाहिए और आपको ये कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और देखिए, प्रसिद्धि का ऐसा है कि प्रसिद्धि अपने आप आए तो ठीक है, आप अगर प्रसिद्धि के पीछे भागोगे तो कई बार आपका जो प्रेजेंटेशन, जो सीखना है, उससे आपके भटकने की संभावना वंचित हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, आपको लगता है कि यार ये करने से तालियां मिल रही है, बिल्कुल, तो आदमी उस तरफ झुकाव चला जाता है। पर हो सकता है वो तालियों से उसका जो और सीखने की जो है या वो चाहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो कई बार प्रसिद्धि के उसमें तालियां थोड़ी सी आपको कई चीजों से अलग भी कर देती है। तो उससे बहुत बचना चाहिए और अपनी सतत प्रयास अगर करते रहें, गुरु कृपा, गुरु सेवा करें, अच्छा सुने और अथक प्रयास अगर उसमें करते रहें तो जरूर एक ना एक दिन देखिए, अब ये तो चीज ऐसी है कि आप कभी भी उसको ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे आ गया है। जी जी, ये ईश्वर की कृपा है। संगीत के लिए तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं पूरा नहीं, कोई नहीं है। अब ये अथाह सागर जैसा है। जी जी, मतलब हमारे उस्ताद लोग भी अभी कहते हैं कि वो खुद भी अभी सीख रहे हैं और उसमें वो आनंद पाने में अभी प्रयासरत हैं। जी जी, तो हम जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे भाई ये वही जब ऐसा कर रहे हैं तो हम तो कुछ है नहीं। तो अभी तो बहुत प्रयास करना है। तो और जो बच्चे सीख रहे हैं, पर एक मैं जरूर बात कहूंगा तिवारी जी, आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, कि जो परिवार है और कुछ राज्य शासन को या एजुकेशन में भी चाहिए कि संगीत में कुछ ऐसे गुण हैं जो अगर स्कूल्स में और हर परिवार के हर बच्चे को उससे उसका रुझान उत्पन्न करना चाहिए, हर बच्चे को सिखाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सिखाना चाहिए, मतलब ये नहीं कि उसको उसी कला में डालना है या वो कोई आर्टिस्ट बने, इसलिए नहीं। संगीत एक जीवन जीने की कला है। तो वो जीवन जीने की कला उस बच्चे में डाली गई तो वो अपना और काम भी अच्छे से करता है। क्योंकि संगीत में क्या है, बहुत सारे गुण हैं। मैं आपको 4-5 चीजें आपको मतलब बताता हूँ कि जो क्या क्या जरूरत है उसमें। देखिए, एक अनुशासन संगीत में, चूंकि इस वाद्य के प्रति आपको रियाज करना है, बिल्कुल समय लेना, तो एक अनुशासन से करना है, बिल्कुल बाकी काम करते हुए। तो एक अनुशासन भी उसके अंदर डेवलप होता है बच्चे में। गुरु सेवा करना है, मतलब गुरु ज्ञान आता है कि अपने को सेवा करना है। गुरु सेवा तो हम उस माध्यम से करते ही सीखने की, पर वो गुरु सेवा करते करते आपको सेवा का भी भाव उसमें आता है। फिर देखिए, उसमें पंक्चुअलिटी का भाव आता है, क्योंकि आपको समय की पाबंदी चाहिए, तो आप कैसे उसको कर पाओगे। फिर कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग आता है। फिर अभिव्यक्ति का गुण आता है। जैसे नेतृत्व का गुण क्या होता है, आपके मन में जो है
या आप समाज को कैसे देंगे, अभिव्यक्त कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो अभिव्यक्ति भी जरूरी है। तो अभिव्यक्ति कैसे? आप मंच पे बैठोगे, आपका स्टेज फिर भी जाता है उसमें जी, आपको 50 लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी, कॉन्फिडेंस, विश्वास, जो अपना आत्मविश्वास बढ़ता है जी, उसमें अभिव्यक्ति का गुण आता है। हाँ जी। और पहचान, प्रसिद्धि अपने आप साथ में मिलती है और बच्चों को वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें एक एकाग्रता का गुण है। ये संगीत में बहुत अच्छी बात है कि जैसे एक इंग्लिश में जो कहावत है ना, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, उसका मतलब टोटल ये है कि हमारा मन इतना चंचल है, वो भटकता रहता है। और संगीत के साथ एक फायदा ये है कि वो चूंकि कान से सुनने की विद्या है, मतलब कान के थ्रू जाती है और ये हमारी कान की इंद्रिय सिर्फ अंदर की ओर जाती है। तो जब हम गाना बजाते करते हैं या सुरों को साधते हैं, तो एक बात निश्चित समझिए कि अगर आपका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ तो वो सुर से हटक जाओगे। तो जब तक आप गाते बजाते रहते हो तो ये एकाग्रता अपने आप उसमें बन जाए, आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एकाग्रता, उस प्रैक्टिस करते करते वो एकाग्रता का गुण अपने आप बच्चे के अंदर डेवलप होता है जी। और वो ही एकाग्रता आपकी दूसरी चीजों में काम आती है। उसको कोई परीक्षा देना है, कोई अभ्यास करना है, कैरियर के लिए कोई परीक्षा देना है, तो बात तो एकाग्रता की है। हाँ, जैसे देखा जाए तो संगीत एक अनुशासन की दवा भी है, एकाग्रता की दवा भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को फोर्स ना करें, पर उसको हर एक बच्चे को संगीत के, भले ही वो 30-40 मिनट की पीरियड में जाने दें भले ही वो गाय बजाएगी, पर उसको बाकी चीजों से बहुत अंतर आएगा उसके जीवन में। तो ये जीवन को उसको जीने की एक कला आएगी। वो किसी भी फील्ड में जाए बच्चा, लेकिन अगर वो ये कला से जुड़ा रहेगा तो अपने उसको जीवन की हर परिस्थितियों से मुकाबला करने की उसके अंदर एक ताकत बढ़े और एक संतुलन पैदा होगा लाइफ का। संगीत का काम संतुलन का, देखिए अगर आपका स्वर संतुलित नहीं होगा तो आपका राग बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। या आपने वीणा या सितार जो है, जो भी वीणा प्राचीन एक मापदंड है उसका, इसलिए मैं वीणा का उदाहरण दे रहा हूँ कि उसके तार अगर ज्यादा कसे हुए तो भी संगीत पैदा नहीं होगा, बिल्कुल ढीले हो तो भी संगीत पैदा नहीं होगा। तो वो जो उसका मध्यम मार्ग है जो उसमें एक लचीलापन भी चाहिए और एक सुरीलापन भी चाहिए, तो उस स्थिति को मेंटेन करना एक जीवन में अपने आप डेवलप हो जाता है। तो वो हर परिस्थिति को का एक सुविचार उसके अंदर विवेक आता है, वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि बच्चा संगीत में ही जाए, लेकिन वो संगीत के माध्यम से बहुत सारी चीजों में अपना कैरियर बना सकता है और अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी रोशन कर सकता है। ताकि और भी ये थे हमारे साथ सलील दाते साहब, जिन्होंने अपने जीवन की सारी खट्टी मिट्टी बातें आपके सामने रखी और आज भी आप विश्वास मानिए बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। और आज हमने इनसे चर्चा करी, आज हमारे चैनल के माध्यम से इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।